संतरी ने मुझसे कोई बात न की और बदस्तूर इधर उधर चलकर पहरा देने लगा। इतने में थाने के अंदर जोर से घंटा बजा। यह बिल्कुल ऐसा घंटा था जैसे स्कूल के ज़माने में जब पीरियड ख़त्म होता तो बजा करता था। मुझे याद आ गया कि थानों में जब एक घंटा गुजर जाता है तो इसी तरह घंटा बजाया जाता है। मैंने अपने गाल ज़मीन पर जो कंबल बिछा हुआ था उसके बिल्कुल साथ लगा दिया। मेरे ऊपर दूसरे कंबल का सरहाना था। इस तरह मेरा सर बिल्कुल झुक गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर संतरी ने ठीक वक्त बताया था तो इस हिसाब से बम को लगे 1 घंटा गुजर गया था। मैंने आंखें जोर से बंद कर ली और अपनी उंगलियां कानों में ठूंस ली। मुझे संतरी की आवाज आई, चुबे क्या हो गया है? बस मैंने फिक्रा यहीं तक सुना। संतरी यहीं तक ही बोल सका। यह नामुकम्मल जुमला उसकी जिंदगी का आखिरी जुमला था। उसके साथ ही मेरी बंद आंखों के अंदर बिजली की चमक दौड़ गई। मेरा जिस्म फर्श पर से 2 फुट उछल कर एक तरफ को गिरा। एक धमाका हुआ था जिसकी आवाज ने मेरे कान बंद कर दिए थे। मेरे हल्क से कुदरती तौर पर एक चीख निकल गई थी। मेरे ऊपर मिट्टी और मलबा गिर रहा था। आंखों के आगे अंधेरा था। मैंने आंखों के आगे आए हुए कंबल को जोर से परे हटाया मगर कंबल परे न हटा। मेरा सांस घुटने लगा। मैंने टांगे जोर से एक तरफ हिलाई। मेरे ऊपर से मिट्टी और लकड़ियां दूसरी तरफ गिरने लगी। मेरा सर मिट्टी में दब गया। मैंने जल्दी जल्दी हाथों से मिट्टी परे हटाकर सर उठाया तो देखा कि मैं मलबे के अंदर गर्दन तक धंस चुका था। जहां मेरी कोठरी थी और जहां मैं बंद था वहां सिवाय मलबे के और कुछ नहीं था। मैंने उठकर मलबे के ढेर के ऊपर से नीचे छलांग लगाई और एक तरफ को दौड़ा। खुदा का शुक्र है कि मेरा जिस्म सलामत था। ना मेरी कोई हड्डी टूटी थी ना कोई चोट लगी। मुझे दौड़ते हुए लोगों ने बल्कि थाने के अमले ने शायद देख लिया था और किसी ने चिल्लाकर कहा था कि इसे पकड़ो, ये भाग रहा है। मेरा रुख थाने के मेन गेट की तरफ था जहां पुलिस की 2 गाड़ियां उल्टी पड़ी थीं। सिर्फ एक गाड़ी दरवाजे के पास खड़ी थी। मैं जितनी ताकत से और जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। मुझे अपने पीछे लोगों के दौड़ने और शोर मचाने की आवाजें आईं। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं बेतहाशा भागता हुआ थाने से बाहर आया, बाजार में से उस वक्त एक मोटरसाइकिल सवार मेरे सामने से गुजरा। बाजार में लोगों की आमदोरफ्त की वजह से मोटरसाइकिल की रफ्तार हल्की थी। मैंने मोटरसाइकिल सवार को देखा। वो मोटरसाइकिल के साथ ही गिरा था। मैंने जल्दी से मोटरसाइकिल उठाया। वो अभी तक चल रहा था। मैं उस पर छलांग लगाकर बैठ गया। जिस तरफ उसका मुंह था उसी तरफ उसे दौड़ा दिया। मेरे पीछे मुझे किसी जीप के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। यकीनन ये पुलिस की जीप थी जो मेरे पीछे आ रही थी। मैं ट्रैफिक के दरमियान लोगों से मोटरसाइकिल को बचाता तेज़ रफ्तारी के साथ बाजार की भीड़ से निकलकर एक जगह पहुंचा जहां से एक खाली सड़क बाएं तरफ जा रही थी। मैंने मोटरसाइकिल को उस सड़क पर डाला और उसे फुल स्पीड पर छोड़ दिया। खुदा जाने ये सड़क किस तरफ जाती थी और मोटरसाइकिल में पेट्रोल कितना था। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था। मैं तो इस इलाके से बस किसी न किसी तरह निकल जाना चाहता था। मेरे पीछे पुलिस की जीप लगी हुई थी। मैंने मोटरसाइकिल के हैंडल के एक तरफ लगे हुए गोल शीशे में देखा। पुलिस की जीप अपने रंग रोगन से साफ पहचानी जाती थी। अब मुझे एक और बात का खतरा था कि अगर पीछे से पुलिस ने फायर किया तो मैं बचकर नहीं निकल सकूंगा। छोटी सी सड़क ऊंचे दरख्तों में घिरी हुई थी। मैं मोटरसाइकिल को सांप की तरह सड़क पर लहरा लहरा कर चलाने लगा। इस तरह से तवाजुन बिगड़ने लगा। मोटरसाइकिल के उलटने का खतरा था। मैंने उसे सीधा कर लिया। अभी तक पीछे से मुझ पर कोई फायर नहीं हुआ था। अभी मैं सोच ही रहा था कि फायर का धमाका हुआ। ये पिस्तौल का फायर था। गोली मुझे या मेरी मोटरसाइकिल को नहीं लगी थी। जाहिर है करीब से होकर गुजर गई थी। फिर भी कोई ना कोई गोली इत्तेफाक ही से मुझे लग सकती थी। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहां सड़क पर लोग भी आ जा रहे हों। फिर पुलिस इस डर से फायरिंग नहीं करेगी कि कहीं गोली किसी दूसरे राहगीर को ना लग जाए। इस दौरान पीछे से पुलिस की जीप ने ऊपर तले मुझ पर फायर किए। एक गोली यकीनन मोटरसाइकिल के अकबी मडगार्ड को लगी थी। मगर टायर बच गया था। मुसीबत यह थी कि सड़क पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। फिर अचानक एक तरफ से एक बहुत बड़ा ट्रक सड़क पर आ गया और आगे की तरफ चल पड़ा। मैं जल्दी से मोटरसाइकिल उसके आगे ले गया। पुलिस की जीप मुझसे काफ़ी पीछे थी मगर ज़रा आगे गया तो मुझ पर एक और फायर हुआ। जीप ने सायरन बजाना शुरू कर दिया था क्योंकि आगे मुझे सड़क पर गाड़ियां और लोग आते जाते नजर आ रहे थे। ये बड़ी सड़क थी जिस पर मोटरसाइकिल भगाए लिए जा रहा था और वो छोटी थी और आगे जाकर बड़ी सड़क के साथ मिल गई थी। पुलिस ने बड़ी सड़क की ट्रैफिक को देखते हुए सायरन बजाना शुरू कर दिया। बड़ी सड़क पर आया तो पुलिस के सायरन की आवाज़ से लोग और गाड़ियां एक तरफ हटने लगे। कमबख्त सड़क यहाँ भी खाली होने लगी। पुलिस को फायरिंग के लिए मैदान मिल रहा था। सायरन की आवाज़ पर लोग जल्दी से इधर उधर हो रहे थे। मेरी मोटरसाइकिल फुल स्पीड पर जा रही थी। आगे किसी दरिया का बहुत बड़ा पुल आ गया। जैसे ही मेरी मोटरसाइकिल पुल पर आई पुलिस ने मुझ पर पिस्तौल के फायर कर दिए।
मुझे एहसास होने लगा कि अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है। पुल लोगों और गाड़ियों से खाली हो रहा था। पुल लोगों और गाड़ियों से खाली हो गया था। पुलिस ने इस तरह फायरिंग शुरू कर दी थी जैसे महाज पर फौजी मोर्चे में बैठे फायरिंग करते हैं। अचानक मेरी मोटरसाइकिल लड़खड़ाई। गोली उसके पिछले टायर को छूती हुई गुजर गई थी। मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई। मैंने उस पर से छलांग लगाकर पुल के फुटपाथ पर लुढ़कनियां खाता हुआ दूर तक चला गया। पुलिस की जीप मेरी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। मैं जल्दी से उठा और तो कुछ न सूझा। मैं पुल के किनारे पर आया और बगैर नीचे देखे दरिया में छलांग लगा दी। दरिया की सतह काफ़ी नीचे थी। मैं कलाबाजियां खाता हुआ दरिया में जाकर गिरा और ठंडे पानी में नीचे ही नीचे उतरता गया। ऊपर से पुलिस जहां मैं गिरा था वहां गोलियां चला रही थी। फायरिंग की आवाज़ मुझे दरिया में भी सुनाई दी। दरिया में गिरने के फ़ौरन बाद मेरी कमांडो की तमाम सलाहियतें और सख्त कोशी और सख्तियों को बर्दाश्त करने की ताकतें उभर आईं। मैं पानी के अंदर ही अंदर आगे बढ़ने लगा। दरिया चढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन चूंकि काफ़ी पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था, यह तेज़ बहाव मुझे बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ ले जा रहा था। दरिया की सतह पर सर बाहर निकालने पर मुझ पर गोलियों की बौछार पड़ सकती थी, क्योंकि पुलिस पुल पर खड़ी बराबर फायर कर रही थी। मैं पानी के अंदर ही अंदर जितनी दूर तक जा सकता था हाथ पांव चलाता निकल गया। दरिया का बहाव मेरी मदद कर रहा था। जब मेरे सांस ने मजीद सीने में रुकने से इनकार कर दिया तो मैं हाथों और टांगों को सीधा होकर चलाता ऊपर की तरफ आ गया। मैंने अपना सर बाहर निकाल कर एक लंबा सांस लिया और दोबारा पानी के अंदर गोता लगा दिया। अब मुझे गोलियां चलने की आवाज़ नहीं आ रही थी। शायद पुलिस मुझे दरिया के आगे किसी जगह किनारे पर पकड़ने का इंतजाम कर रही थी। मैं दूर तक पानी के अंदर ही अंदर बढ़ता चला गया। जहां सांस रुकता सर बाहर निकाल कर लंबा सांस लेता और फिर गोता लगा देता। आखिर एक जगह मैं अपने आप को दरिया की सतह पर ले आया था। मैंने दोनों बाजू और टांगे चलाते हुए घूमकर पीछे पुल की तरफ देखा तो हैरान हुआ, क्योंकि मैं पुल से काफ़ी आगे निकल आया था। पुल पर मुझे लोग दूर से खड़े नजर आ रहे थे। मैंने दरिया के किनारों की तरफ देखा। वो काफ़ी चौड़ा था। हालांकि इस सर्द मौसम की वजह से दरिया का पानी उतरा हुआ था और कई जगहों पर मुझे रेत उभरी हुई नजर आ रही थी, मगर मैंने दरिया के ऐन वस्त में छलांग लगाई थी, जहां दरिया का पानी काफ़ी था और पार्ट भी चौड़ा था और उसका बहाव भी तेज था। जैकेट और पतलून की वजह से मैं पूरी आसानी से नहीं तैर सकता था। इसके बावजूद अपनी कमांडो ट्रेनिंग और बेहतरीन तैराक होने की वजह से मैं आगे ही आगे तैरता चला जा रहा था। मैं इस तरह तैर रहा था कि मेरी टांगे पानी के अंदर मेंढक की तरह तैंची की मानंद खुलती और बंद हो रही थी। सिर्फ दरिया के ऊपर मेरे बाजू बड़े सुकून के साथ चल रहे थे। मैंने तैरते तैरते थोड़ा सा रुख बाएं जानिब वाले किनारे की तरफ मोड़ लिया। मैं किनारे के करीब होने लगा। मैं दरिया में इससे निकल जाना चाहता था, क्योंकि दरिया की सतह पर पानी सर्द था, जिससे मेरा जिस्म बर्फ होने लगा था। मैं तैरते तैरते दूर काफ़ी आगे जाकर किनारे पर आ गया, जहाँ ऊंची ऊंची झाड़ियाँ थीं। ये दरियाई सरकंडे थे। मैं इनके दरमियान पानी में चलता चला जा रहा था। दरिया का किनारा ऊंचा था। मैं झाड़ियों को पकड़कर किनारे पर चढ़ गया। मैं ऊपर आते ही बैठ गया और आसपास के माहौल का जायजा लिया। खेत ही खेत थे, जिनके दरमियान दलदली मैदान था। कई दरख्तों की झुंड थे। मैंने दाएं जानिब देखा तो मेरी आंखें देखती ही रह गईं। दाएं जानिब दूर ताजमहल की इमारत नजर आ रही थी। धूप निकली हुई थी। ताजमहल के गुंबद और मीनारों के ऊपर के हिस्से चमक रहे थे, मगर उस वक्त मैं ताजमहल की सैर नहीं कर सकता था। सबसे पहले मुझे इस इलाके से इतनी दूर निकलना था कि पुलिस मुझ तक आसानी से न पहुंच सके। दरिया के जिस पुल से मैंने छलांग लगाई थी, मुझे इतना याद है कि उसके नीचे से रेल भी गुजरती थी। इसका मतलब था कि रेलवे स्टेशन आगे मशरिक की जानिब था, लेकिन मैं उस वक्त कभी स्टेशन पर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। पुलिस ने ज़रूर दरिया के दोनों किनारों पर आबाद शहरों और कस्बों की पुलिस को खबरदार कर दिया होगा, और बहुत मुमकिन है कि पुलिस दरिया के दोनों किनारों पर मेरी तलाश में भी निकल आई हो। मेरे कपड़े पानी में शराबोर थे। मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। मैंने सबसे पहले तो जैकेट और कमीज उतार कर निचोड़ी, उन्हें दोबारा पहना, पतलून की जेबों को उलट कर निचोड़ा, डिब्बी कर देखा। उसके बाद उठा और दरिया के किनारे को छोड़कर शुमाल मशरिक की तरफ घास के मैदान में चलने लगा। चलते चलते मैं एक छोटे से मिट्टी के टीले के पास पहुंच गया। उसके पहलू में एक छोटी नदी बह रही थी। मैं नदी के साथ साथ चल पड़ा। आसमान पर कहीं कहीं बादल भी थे और सूरज भी निकला हुआ था। हवा में खुनकी थी, मगर चलते रहने से मुझे सर्दी नहीं लग रही थी। वैसे भी मैं एक कमांडो था और मुझे सर्दी गर्मी का एहसास कम होता था। नदी के साथ मैं एक तरफ घूमा तो दरख्तों और ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे मुझे एक रेलगाड़ी खड़ी दिखाई दी। झाड़ियों के करीब जाकर गौर से देखा तो ये एक मालगाड़ी थी। आगे रेल की पटड़ी पर मजदूर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से गाड़ी खड़ी हो गई थी। मालगाड़ी का रुख अहमदाबाद आगरा की बजाय दिल्ली की तरफ था। कम से कम मैंने यही अंदाज़ा लगाया था। मैंने सोचा अगर मैं इस मालगाड़ी पर सवार हो जाऊं तो कम से कम इस इलाके से ज़रूर दूर हो जाऊंगा जहां चारों तरफ पुलिस मेरी तलाश में निकली हुई है। मालगाड़ी खड़ी थी, मगर किसी वक्त भी चल सकती थी। काफ़ी आगे लगे हुए इंजन में से धुआं निकल रहा था।
मैंने चारों तरफ गौर से देखा। वहां सिवाय रेल की पटरी पर काम करते मजदूरों के और कोई नहीं था, और ये मजदूर भी मालगाड़ी के काफी डिब्बे छोड़कर इंजन के करीब काम में लगे हुए थे। मैंने तेज तेज चलते हुए पीछे से रेलवे लाइन पार की और मालगाड़ी की दूसरी तरफ आ गया। मालगाड़ी के डिब्बों के लोहे के दरवाजे बंद थे। मैं इन डिब्बों के बिल्कुल करीब होकर आगे जा रहा था। मैं किसी ऐसे डिब्बे की तलाश में था जिसका दरवाजा खुला हो। आखिर मुझे एक डिब्बा मिल गया। उस डिब्बे का आधा दरवाजा खुला था। आगे रस्से बंधे हुए थे और उन रस्सों में से 3-4 गायों के मुंह बाहर निकले हुए थे। ये मवेशी ले जाने का डब्बा था। अचानक इंजन ने सीटी दी। मालगाड़ी के पहियों में से अजीब सी आवाजें निकली और वो चल पड़े। मैं दौड़कर मवेशियों वाले डिब्बे में सवार हो गया। ये 4 गायें थी जिनके पांव बंधे हुए थे। डिब्बे में ऐसी ही बू फैली थी जैसी मवेशियों के बाड़े में फैली होती है। मैं कोने में एक तरफ होकर बैठ गया। मालगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अगर ये मालगाड़ी आगे जाकर किसी स्टेशन पर खड़ी भी हुई तो कम से कम पुलिस इस गाड़ी में मुझे तलाश करने की कोशिश नहीं करेगी। मैंने एक तरह से अपने आप को कैमोफ्लेज कर लिया था। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ रही थी। मुझे गायों की टांगों में से बाहर के दरख्त पीछे जाते नजर आ रहे थे। मैं सोचने लगा कि अगर ये गाड़ी दिल्ली की तरफ जा रही है तो मैं उससे 1-2 स्टेशन पहले उतर जाऊंगा, क्योंकि दिल्ली स्टेशन पर मेरे पकड़े जाने का खतरा ज्यादा था। मालगाड़ी के डिब्बे में हल्की हल्की हरारत थी। जहां सर्दी कम थी, अब मेरे कपड़े भी काफी सूख गए थे। मालगाड़ी की एक खास रफ्तार होती है, मगर ये मालगाड़ी कुछ ज्यादा ही तेज रफ्तारी से जा रही थी। इसकी वजह मुझे समझ ना आई, लेकिन मुझे खुशी जरूर हुई कि मैं आगरा से दूर होता जा रहा हूँ। रास्ते में कितने ही छोटे छोटे स्टेशन आए। मालगाड़ी कहीं भी खड़ी ना हुई। मालगाड़ियों में चूंकि बड़े बड़े शहरों का माल लदा होता है, इसलिए आमतौर पर वो बड़े स्टेशनों के करीब रुकती है और उनके प्लेटफॉर्म भी रेलवे यार्ड में अलग बने होते हैं। मैं ये समझ रहा था कि ये मालगाड़ी आगरा से फिरोजाबाद से होती हुई ऊपर कानपुर जाने के बजाय बीच बांडा नाम के एक गांव की तरफ जा रही है। इस मालगाड़ी ने शायद कहीं न रुकने की कसम खा रखी थी, जहां तक कि फिरोजाबाद और उटावा जैसे बड़े शहरों पर भी नहीं ठहरी और रेलवे यार्ड की अलग लाइन पर तेजी से गुजरती हुई आगे निकल गई। खुदा जाने इसमें किस किस्म का माल लदा हुआ था कि जिसे बांडा शहर में पहुंचाना जरूरी था। सारा दिन मालगाड़ी चलती रही। शाम का अंधेरा फैल रहा था कि कहीं जाकर उसकी रफ्तार हल्की होने लगी। सारा दिन मैंने कुछ नहीं खाया था। मैंने दरवाजे के आगे लगे रस्से में से सर बाहर निकालकर दूसरी जानिब देखा। कोई स्टेशन आगे था। वहां मालगाड़ी खड़ी हो गई। मैं छलांग लगाकर नीचे उतरा। रेलवे ट्रैक के साथ कुछ दूर तक आगे गया। स्टेशन पर एक धुंधला सा बल्ब चल रहा था। मैं जहां भी रुक नहीं सकता था। खुदा जाने कौन सा स्टेशन था। अभी तक मैं यही समझ रहा था कि ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही है, लेकिन ये ख्याल जहन में जरूर आता था कि आगरा से दिल्ली इतनी दूर नहीं है। दूसरे रास्ता इतना वीरान नहीं था जिन रास्तों से ये मालगाड़ी सारा दिन गुजरती रही थी। दोपहर के बाद दूर दूर छोटी पहाड़, आगरा और दिल्ली के दरमियान का इलाका मैदानी है। सिर्फ एक बात की मुझे तसल्ली जरूर हो रही थी कि मैं आगरा की पुलिस से दूर हो गया हूँ। अगर ये ट्रेन इंडिया के मशरकी शहरों की तरफ भी जा रही है तो कोई बात नहीं, मैं वहां से दिल्ली पहुंच सकता था। मेरे पास रिजवाना के दिए हुए कुछ रुपए मौजूद थे। मालगाड़ी का इंजन शायद पानी ले रहा था। मैं मवेशियों वाले डिब्बे में से उठा और कोई दूसरा डिब्बा तलाश करने लगा। चलते चलते मैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म के करीब पहुंच गया। मैं ज़्यादा आगे भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर मुझे ट्रेन का गार्ड और इंजन ड्राइवर के अलावा 2-3 आदमी नजर आ रहे थे। मैं वापस हो गया और एक एक डिब्बे को शाम के बढ़ते हुए फैलते अंधेरे में गौर से देखने लगा कि कहीं कोई डिब्बा थोड़ा सा खुला हुआ हो। उसकी दोनों जानिब दरवाजे के बाहर लोहे की जंजीरें लटक रही थी। मैं एक जंजीर को पकड़कर डिब्बे में दाखिल हो गया। उस डिब्बे में कोने की तरफ बड़े बड़े बोरी और लकड़ी के क्रेट लगे हुए थे, जहां मवेशियों वाली फजा नहीं थी। मुझे ये जगह बेहतर लगी। मैं एक क्रेट से टेक लगाकर बैठ गया। दिल में यही फैसला किया कि अब रात को आगरा, और अगर ट्रेन वहां खड़ी हुई या उसकी रफ्तार जरा हल्की हुई तो मैं वहां उतर जाऊंगा। मुझे बैठे अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि मुझे आदमियों के गुजरने की आवाजें आईं। कुछ लोग बातें करते एक दूसरे को आवाजें देते मेरी तरफ आ रहे थे। बाहर निकलने का मौका नहीं था। आवाजें मेरे डिब्बे के बाहर आ गईं। मालूम हुआ कि मेरे वाले डिब्बे में कहाँ सामान चढ़ाया जा रहा है। मैं उठा और बड़े बड़े बोरों के पीछे जाकर छुप गया। 2-3 मजदूर डिब्बे में चढ़ाए। वो बाहर से सामान पकड़ पकड़ कर अंदर लगाने की कोशिश में थे। मैं खामोश रहा। वो लोग मुझे नहीं देख सकते थे। कुछ देर बाद जब वो सामान डिब्बे में रख चुके थे तो बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद उन्होंने ये जुल्म किया कि डिब्बे का लोहे का दरवाज़ा बंद करके बाहर से उसमें सलाख लगा दी, जिसमें से डिब्बे को अंदर से खोला नहीं जा सकता था। डिब्बे में एकदम अंधेरा हो गया। मैं उठकर दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा लोहे का था।